हेलो बच्चों। होप आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ा रहे होंगे सब लोग पढ़ाई की। तो आज हम आगे सेल पे हम पढ़ रहे थे, तो हमने उसके में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के पढ़े बारे में पढ़ा था। अब हम आज नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कलेक्टिवली एक उसमें क्लासिफाई करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनको एक साथ क्यों कैटेगराइज करते हैं? क्योंकि ये सब जो है फंक्शनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फंक्शनली दे आर कोऑर्डिनेटेड। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्जी एपरेटस, तीसरा आता है लाइसोसोम्स और चौथा आता है वैक्यूल्स। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क मतलब जाल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स scattered in the cell। तो ये ट्यूब्स का जाल होता है जो कि सेल में फैला होता है, और इट इज कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें, सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। तो ट्यूब्स है, समझ लो, मान लो ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, थ्री डायमेंशनल में समझे तो ये ऐसे है। और ये जो है ट्यूब है तो खोखली है, तो ये जो ये अंदर की स्पेसेस हैं, मतलब इसको फिर इसलिए हम सिस्टर्ने भी बोलते हैं। जो चीज़ एम्प्टी होती है उसको सिस्टर्ने बोलते हैं, तो ये सिस्टर्ने भी बोलते हैं या ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये अंदर से खोखली है, तो ये जो है ना, इसके स्पेस को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसेस में। जो इसके अंदर है, ये सब को हम बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल स्पेस। और जो बाहर साइटोप्लाज्म में है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिन मतलब ये ल्यूमिन है ना, इसका जो स्पेस है, तो जो उसके अंदर है वो इंट्राल्यूमिनल स्पेस, और जो बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो साइटोप्लाज्म में है। अब अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो ये हो गए राइबोसोम्स। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर ये राइबोसोम अटैच्ड हैं, क्योंकि ये खुरदुरी सी है, तो क्योंकि इसके अटैचमेंट की वजह से इसलिए इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। लेकिन सब नहीं होते, सब पे नहीं होते अटैच्ड, कुछ पे नहीं भी अटैच्ड होते, और जिन पे नहीं अटैच्ड होते तो उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम का आप लोगों को पता है काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, है ना। अब क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये लगे हुए हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अगर हम सोचें
किन सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा? उन्हीं में ना जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। प्रोटीन क्या होता है? एक तो जो हम एंजाइम सिक्रीट होते हैं बॉडी से, वो प्रोटीन होते हैं, और ज्यादातर हॉर्मोन्स प्रोटीन होते हैं। तो जो ऑर्गन्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल पैनक्रियास, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। और जो प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो उनमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। अब हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था कि कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन होते हैं। तो याद करो, तो हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, पिट्यूटरी के होते हैं सारे प्रोटीन। फिर नीचे चलो तो थाइमस के होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड के होते हैं, और एड्रीनल मेडुला के होते हैं। तो ये सब ऑर्गन्स हैं जिनके सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इट इज मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड सिंथेसिस। तो अगेन ये उन ऑर्गन्स में होगा जिनमें लिपिड ज्यादा बनते हो। वो कौन से होंगे? जो लिपिड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मैंने बताया था लिपिड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। एक तो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? एड्रीनल कॉर्टेक्स में। दूसरा जो गोनैड्स में होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज में, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन, वो ये सब स्टेरॉयड है। टेस्टोस्टेरोन वगैरह, स्टेरॉयड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन जगहों पे ज्यादा होगा जहाँ पे लिपिड सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, और रफ वहाँ जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा हो, तो वो इनमें। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को इसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? दो तीन बातें जानने की है। एक तो नेटवर्क है, और कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन है ऑफ न्यूक्लियस, और सिस्टर्ने होते हैं, जिसकी वजह से ये दो स्पेसेस में डिवाइड होता है। जो अंदर है वो इंट्राल्यूमिनल स्पेस, जो बाहर है वो साइटोप्लाज्म है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल। और ज्यादातर के ऊपर ये राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। जो जिन पे अटैच्ड होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जिस पे नहीं अटैच्ड होते उनको स्मूथ कहते हैं। दे आर इन्वॉल्वड इन लिपिड सिंथेसिस। तो ये बात हो गई हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम अगले पे आए, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है, एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसने 1898 में ये गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी करी थी। और ये क्या है, उसने कैसे बताया कि ये दे आर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स। साइज बताया 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और ये डिस्क शेप के खोखले होते हैं, तो अगेन सिस्टर्न। ठीक है। और ये पैरेलल होती है, ये जो डिस्क टाइप के होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल ऐसे स्टैक्ड होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे अगर हम बनाए, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ये गोल्जी एपरेटस। तो इसकी दो फेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। जो ये कॉन्वेक्स फेज होता है, इसको कहते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। और जो ये कॉनकेव वाला होता है, जो ये टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस होता है। और जो दूसरा कॉनकेव फेज होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इसके फंक्शन पे आइए। इसका फंक्शन मेनली क्या होता है? पहला तो होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो जो भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल बनाता है, वो इस वेसाइकल्स के फॉर्म में ये इसके सिस फेज पे आ जाता है। और
उस पे फ्यूज हो जाता है इनसे, और फिर उसके बाद ये अंदर आ जाता है, यहाँ पे इसकी पैकिंग होती है, और घूमते घूमते ये ट्रांस फेज पे आ जाता है, और यहाँ ट्रांस फेज से या तो ये बाहर निकल जाता है, और या तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म में रह जाता है। तो जो है मेन तो इसका फंक्शन हो गया पैकेजिंग का, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया। तो स्पेशली अगर आप देखो तो प्रोटीन्स जो बनते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये यहाँ पे मॉडिफाई होते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी होता है, मतलब कि जैसे प्रोटीन है, इनका मॉडिफिकेशन होगा तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने, उनको फिर इन्होंने इसने मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन में बना दिया। या लिपिड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुए तो उनको ग्लाइकोलिपिड में चेंज कर दिया। तो ये मॉडिफिकेशन भी करता है, और फिर उसके बाद अगेन पैटर्न वही है कि सिस में आया, यहाँ फ्यूज हुआ, और फिर यहाँ पे पैकेट्स बनाए और उसको ट्रांस में भेज दिया, और ट्रांस से वो या तो बाहर चला गया या सेल के अंदर ही रह गया। तो अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है, ये जो सेल मेम्ब्रेन थी, जब हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता चला था ये इन्हीं से बना हुआ है। तो एक तरीके से गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड नहीं बनेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? तो इसके तीन फंक्शन हो गए, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन की, इसलिए इट इज इन्वॉल्व इन सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो ये जो है, इसके दो चीजें याद रखनी जरूरी है, एक तो सिस फेज जिसको कि फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, इट इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा ट्रांस फेज जिसको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, और जो है दैट इज टुवर्ड कॉनकेव फेज होता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो पैकेट्स निकालता है, तो उन्हीं में से एक पैकेट जो है, क्या है वो, ये लाइसोसोम्स, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब ये तुमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आए, फंक्शनली बताया था कोऑर्डिनेटेड, तो इसलिए ये दोनों आए। अब तीसरा लाइसोसोम, लाइसोसोम भी इससे ही बना, गोल्जी एपरेटस से, इसलिए वो भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आया। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या हुए, पैकेजिंग जो एंडो गोल्जी एपरेटस में हुई उससे बने, और एज पैकेट्स रिलीज हो गए इन दी साइटोप्लाज्म। अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स, पेप्टाइडेजेस, एक्चुअली पेप्टाइडेजेस जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देन लाइपेजेस जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड न्यूक्लियेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से तो अगर ये फट गया तो फिर ये तो पूरा सेल को ही खा जाएगा। तो पर नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब जो है ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और जो ये सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म की पीएच जो होती है, ये न्यूट्रल पीएच होती है। तो इसलिए ये जो है इन सबको नहीं खा पाता नॉर्मल कोर्स में। लेकिन क्या होता है, व्हेन द सेल गेट्स ओल्ड, तो धीरे धीरे उसकी पीएच कम होने लगती है, एसिडिक होने लगती है, और तब क्या होता है, लाइसोसोम फटता है,
Release the enzymes, hydrolytic enzymes, or kill the cell. That is why lysosome is also known as suicidal bag. ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, जब एक तरह से ओल्ड सेल के गेट रीड करने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये इनको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लेकिन बनते ये फ्रॉम दी गोल्जी एपरेटस, ये फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पेप्टाइडेजेस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेसेस जो लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट को करते हैं, न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड को करते हैं, बट दे आर एक्टिव ओनली एट एसिडिक पीएच। ये सब जानना जरूरी है। अब चौथा क्या है, इंट्रामेम्ब्रेन ऑर्गेनेली वैक्यूल, इंट्रामेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन। अब ये वैक्यूल्स भी दे आर अ मॉडिफाइड पैकेट्स अगेन, तो इसलिए ये भी जुड़े हुए हैं बाकी तीन से। पर इसकी एक बात है, एक तो ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि इट में ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो जैसे अगर हम ये यूकैरियोटिक सेल बनाएं, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये वैक्यूल इतना बड़ा हो सकता है कि करीब 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। और इसके सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो स्टोरेज का फंक्शन होता है। स्टोर करता है क्या क्या, वाटर, सैप क्योंकि प्लांट सेल में होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड एनी अदर अनवांटेड सब्सटेंस इनसाइड द सेल विच इज नॉट यूजफुल फॉर द सेल। अब क्या है कि इस ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयंस को अंदर लेता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी का हुआ, इसका मतलब इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी पिछले लेक्चर में बताया था, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसका मतलब इन सब के कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज्यादा, साइटोप्लाज्म में कम है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस is slightly high in vacuoles as compared to cytoplasm। ठीक है, तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम एल्गी देखें, तो एल्गी जो फूड वैक्यूल बना लेता है, मतलब क्या हुआ कि जब सपोज ये एल्गी है, यहाँ एक फूड पार्टिकल पड़ा है, तो इस एल्गी ने क्या किया, इसको एनगल्फ कर लिया, और फिर अंदर लेके ये फूड वैक्यूल बना लिया। ठीक है, एनगल्फ करके फूड पार्टिकल को। इसी तरह से अमीबा जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाता है, क्योंकि ये पानी में रहता है, तो उसको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाता है। और दूसरा दूसरा ये एक्सक्रीशन के भी काम आता है, दिस वैक्यूल। ठीक है, तो ये इतना है अबाउट द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनेलीज आते हैं जो कि फंक्शनली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चार होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है वो गोल्जी एपरेटस ले लेता है और उनके पैकेट्स बना देता है और उन पैकेट्स को बाहर आउटसाइड द सेल डिलीवर कर देता है या सेल के अंदर ही। उसी टाइप के दो पैकेट हैं, एक लाइसोसोम और एक वैक्यूल। तो ये समझ गए आप लोग कि ये इनका आपस में रिलेशन क्या है चारों का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में याद करने वाली बात ये है, एक तो सिस फेज और ट्रांस फेज। तो सॉरी, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम बात कर रहे हैं पहले, कि इसके ऊपर कुछ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और जिन पे नहीं होते हैं वो स्मूथ होते हैं। अब राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, स्मूथ से लिपिड सिंथेसिस होती है। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछते, पूछते ये है कि सेल कुछ ऑर्गन दे दिए कि इनमें से किस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और जहाँ पे लिपिड सिंथेसिस ज्यादा हो रही है वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस के बारे में मैंने बताया कि ये जो ये मटेरियल बनाता है वो उसको यहाँ डिलीवर करता है, और जो उसका फेस टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और ये कॉन्वेक्स होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है वो ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज कहते हैं उसको, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो ये जो भेजता है मटेरियल, इसको ये पैक करता है इनटू पैकेट्स, और सिस फेज ले लेता है अंदर और फिर वो ट्रांस फेज तक डिलीवर कर देता है। ट्रांस फेज से वो या तो बाहर चले जाते हैं या सेल के अंदर ही रहते हैं। उन्हीं में से एक पैकेट है लाइसोसोम। और लाइसोसोम बहुत डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि अगर ये फट गया तो पूरे सेल को खा जाएगा। पर ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, जबकि सेल के अंदर का पीएच न्यूट्रल होता है। और ऐसा ही एक होता है वैक्यूल, जो कि मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, और कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सिंगल वॉल्ड होता है जिसको कि टोनोप्लास्ट कहते हैं, उस वॉल को। और इसमें जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है वो जो है साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसके अंदर आयन जाते हैं। अब आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आगे वाटर भी उसके पीछे पीछे जाता है, बिकॉज वाटर लव्स आयंस। तो इसलिए वाटर भी इसमें ज्यादा होता है, तभी बताया इट स्टोर्स वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूल इज फूड वैक्यूल इन एल्गी, जो इस तरह से अपना खाना ले लेता है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा विच हेल्प्स इन इट्स ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इतनी बात है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, चार ऑर्गन रिलीज की। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।